नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का काम जारी। अब तक 633 किलोमीटर मार्ग हुए दुरुस्त। सीएम धामी ने दी 15 अक्टूबर की डेडलाइन। केदारनाथ उपचुनाव पर कांग्रेस की तैयारी। जिताऊ प्रत्याशी के लिए सर्वे शुरू। विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक। लक्सर के प्रतापपुर में खूनी संघर्ष। पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडे और हथियार चले। वारदात में 10 लोग घायल। लोहाघाट में पंचेश्वर बांध योजना का विरोध। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार से की डैम नहीं बनाने की गुहार। हजारों लोग होंगे विस्थापित। और नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। लोगों ने की सुख शांति और समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आमजन के विश्वास को प्रदर्शित करती है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदारनाथ जी का प्रसाद भी भेंट किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में निरंतर मिल रहे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का काम लगातार जारी है। राज्य में 14 दिन में 633 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हुई है। सीएम धामी ने 24 सितंबर को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त करने के लिए विभाग को दिया है 15 अक्टूबर तक का समय। पीडब्ल्यूडी के अनुसार 7 दिन में 1683 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त होना अभी बाकी है। विभागाध्यक्ष दीपक यादव ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। 15 अक्टूबर तक प्रदेश में 2316 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त होनी है। शेष 7 दिन में लोक निर्माण विभाग को 1683 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त करनी है। और इस खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी कितनी और सड़कें गड्ढा मुक्त होनी है? कितना मरम्मत का कार्य अभी प्रदेश में बाकी है? विस्तार से जानकारी दीजिए शैलेंद्र। प्रियंका, बता दें कि उत्तराखंड में मानसून के बारिश के कारण बहुत सड़कों का नुकसान हुआ था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के एक फरमान जारी किया था कि इसको 15 अक्टूबर तक सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसकी सुस्त चाल है। करीब 2300 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें को गड्ढा मुक्त करना है, लेकिन अभी तक केवल करीब 600 किलोमीटर सड़कें ही गड्ढा मुक्त हो पाई है। जबकि आज अगर बात करें तो आज 9 तारीख है, तो अभी देखते हैं कि 15 तारीख में 6 दिन के अंदर इनको करीब 1500 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। तो इसको लेकर के जो के अध्यक्ष हैं
दीपक कुमार ने, उन्होंने बोला कि काम में तेजी ले आए, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो विभाग को जिस तरह से काम करना चाहिए था वो अभी नहीं हो पा रहा है। इसका एक कारण कुछ मौसम खराब का भी कारण था कि बीच में बारिश हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूर दराज की तो बात छोड़ दिया जाए, अगर हम देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में कई ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक काम नहीं हो पाया है। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हालांकि ये डिले क्यों हो रहा है ये देखने वाली बात होगी। प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का काम अभी भी जारी है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस की तैयारी पूरी है। आगामी उपचुनाव में जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने सर्वे शुरू किया है। सर्वे के बाद पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाएंगे। पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को भेजेगा। कांग्रेस में केदारनाथ विधानसभा चुनाव में टिकट के कई दावेदार हैं। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दावेदारों की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है। और इस खबर पर हमारे साथ हिमांशु बरमूला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में अभी स्थिति क्या देखने को मिल रही है? केदारनाथ विधानसभा में आगामी ये जो उपचुनाव होने वाला है, कांग्रेस की कितनी तैयारी नजर आ रही है? हिमांशु। निश्चित रूप से प्रियंका, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा चुनाव में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने, क्योंकि ये सीट 9 जुलाई को जो वहां की विधायक थी और भाजपा से विधायक थी शैला रानी रावत, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है और इस सीट पर अब 1 या 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। हालांकि दिसंबर में 6 महीने पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक 6 महीने के अंतराल में ही चुनाव करवाने होते हैं। ऐसे में अब 1 या 2 महीने का समय बचा हुआ है और चुनाव अब जल्द ही उपचुनाव होंगे। ऐसे में अब भाजपा लगातार तैयारी कर रही थी। भाजपा की सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो भाजपा ने वहां पर 5 पर्यवेक्षक मंडल स्तर पर बैठाए थे, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उन्हें पर्यवेक्षक वहां पर बनाया था। तो इसको देखते हुए वो वहां पर 3 दिन के प्रवास पर रहे और जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र है उसका दौरा किया और वहां की जो है लोगों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, एक तरीके से चुनावी माहौल को अपने पक्ष में ढालने की कोशिश की। वहीं अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से अभी तक केदारनाथ चुनाव को लेकर तैयारियां नहीं की गई थी। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जरूर निकाली थी, लेकिन वो आपदा के चक्कर में बीच में ही रोकनी पड़ी और 2 चरणों में वो जो यात्रा है वो पूरी हुई। इसके बाद अब कांग्रेस ने सर्वे करवाना शुरू कर दिया है कि कौन सा वहां पर जिताऊ कैंडिडेट है उनका, कौन वहां पर जीत सकता है। तो ऐसे में सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद वहां पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कांग्रेस द्वारा की जाएगी और पर्यवेक्षक जो है वहां के आम लोगों से और वहां के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, उनसे फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद वो कांग्रेस प्रदेश कमेटी को जो है रिपोर्ट सौंपेंगे और इसके बाद जो कांग्रेस कमेटी है वो हाईकमान को, कांग्रेस हाईकमान को यानी कि दिल्ली तक ये रिपोर्ट भेजेगी और उसके बाद ही जिताऊ कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी। हालांकि अभी दावेदारों के नाम कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आए हैं, क्योंकि वहां पर भी उस सीट को लेकर भी उपचुनाव जो वहां पर होने हैं उस सीट को लेकर भी खींचतान चल रही है। वहां पर की अगर बात कर ली जाए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बन सकते हैं, तो ऐसे में पूर्व विधायक है मनोज रावत, वो वहां पर प्रत्याशी बन सकते हैं। एक पक्ष चाहता है कि जो केदारनाथ के पूर्व विधायक हैं उनको टिकट मिले और दूसरा पक्ष चाहता है कि जो कांग्रेस के रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष है उनको टिकट मिले। हालांकि अभी कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जब पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे तो ही कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की स्थिति अभी क्या कहती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को राजभवन ऑडिटोरियम में वन विभाग उत्तराखंड के द्वारा आयोजित वन्य जीव सप्ताह 2024 के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। इस वर्ष वन्य जीव सप्ताह मानव वन्य जीव सह अस्तित्व के विषय के अंतर्गत मनाया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने संजय सोंधी के द्वारा लिखित पुस्तक मोथ्स ऑफ इंडिया अ फील्ड गाइड का विमोचन किया है। इस पुस्तक में मोथ्स के प्रत्येक प्रजाति की तस्वीरें और भारत भर में मोथ्स का वितरण शामिल है।
हाईकोर्ट ने 1975 के बाद से आज तक नैनीताल जिले के रामनगर से जुड़ा क्षेत्र सुंदरखाल में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार की ओर से वंचित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि 2014 में क्षेत्र के लोगों के विस्थापन के लिए बनाई गई कमेटी के निर्णय पर राज्य सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है। इस संबंध में कोर्ट ने वन सचिव को 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्मार्ट क्लासरूम का टेंडर एक बार निरस्त करने के बाद फिर से TCIL को देने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार TCIL को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। मंगलवार को देहरादून निवासी ब्रिजभूषण की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। उसमें कहा गया कि कंपनी को 500 क्लासरूम का ठेका दिया तो 397 ही सही तरीके से बनाए गए हैं। अब सरकार ने फिर से इसी कंपनी को 840 क्लासरूम का टेंडर दिया है। लक्सर के प्रतापपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। मारपीट और हमले का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में हाथ में तमंचा, हथियार और लाठी लहराते हुए लोग दिखाई दे रहे। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना में फायरिंग होने की बात तो भी सामने आई है। घायलों को लक्सर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये सारे इकट्ठे हो हमारे घर पर आए और घर पर आने को इन्होंने 2 जने आए, कट्टा ले लिया, फायरिंग भी करी। मैं कोठे चढ़ गया, ऊपर ही फायरिंग करी कोठे में। ये था जी इसका मुकेश का और चांदवीर था, 2 जने थे। किसी बात को लेकर बात चल रहा था कि 2 महीने बाद मैं परसों 4-5 दिन में घर आया। इन्होंने बैठ कर बात कर ली कि हम कुछ नहीं कहने के, जो बात थी वो दबनी ही थी। तो फिर इन्होंने कहा मारने के लिए कहीं भी जाओ लड़का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने मुझे रास्ते में जी मैं कलेसर के पैसे लेने के लिए गया अपनी मेहनत के, इन्होंने मुझे वहाँ से चलने देख कर 3-4 उन्होंने छेता और फिर मैं बाइक गिर कर गन्ने में भाग गई। फिर इन्होंने घर पर आकर गोली चलाई, 4-5 फायरिंग करी इन्होंने और मेरी दादी जी को हाथ में लाठी मारी, मेरी मम्मी। मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में चमत्कारी परिणाम आने के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सैनी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में संगठन ने एकजुट होकर काम किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और जनता का भी आभार व्यक्त किया है। ये जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के चुनाव हुए हैं। ये राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, ये जाति पूछते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी कुछ जाति नहीं पूछती, किसी से भेदभाव नहीं करती, किसी का मनमुटाव नहीं करती, किसी से देशभाव नहीं रखती। हम आर्थिक आधार पे, हम सामाजिक आधार पे हम उन्नति का प्रयास करते हैं और उन्नति का प्रयास किया गया। 10 साल से लगातार हमारी वहाँ सरकार थी और इतने 10 साल से होने के बावजूद आज हम बम्पर बहुत से वहाँ विजय हुए हैं। ये हमारे संगठन का और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और आदरणीय मनोहर खट्टर जी का, अमित शाह जी का और आदरणीय जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत उसमें सहयोग। सामने आने के बाद से ही लक्सर स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। लक्सर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रही है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रही है। लक्सर चिकित्सा अधीक्षक सैयद रफी अहमद का कहना है कि उनके यहाँ पिछले महीने में 5 से 6 डेंगू के मामले सामने आए थे, लेकिन फिलहाल डेंगू का कोई मरीज सामने नहीं आया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डेंगू के प्रति जागरूकता के लिए आशा वर्कर्स को लगाया गया है। महीने तो 5-6 केसेस थे हमारे यहाँ से,
लेकिन इस महीने अभी तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई केस नहीं आया है जो एलाइजा पॉजिटिव हो या NS1 पॉजिटिव हो। दूसरा ये कि आशाओं के ज़रिए हम लोग वो मच्छर के लार्वे को पनपने नहीं देना है। जहाँ पे ऐसा पाया जा रहा है तो उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, बुखार वाले केसेस की रिपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी पानी इकट्ठा होने की गुंजाइश है उसको बंद करवाना, ढकना या जमने ना देना, इसकी जानकारी देते रहना। और अगर कोई केस ऐसा बुखार का मिलता है तो यहाँ अस्पताल तक रिपोर्ट करना। रामनगर में स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया है। इसके साथ ही चालान कर हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला है। एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। इस दौरान टीम ने सड़क पर अतिक्रमण करने वाले कई अतिक्रमणकारियों से चालान कर जुर्माना वसूला, तो वहीं कई लोगों का सामान भी जब्त किया है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रानीखेत रोड और मुख्य बाजार में कई लोग अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। रानीखेत रोड पे ऊट पड़ाव से लेकर MP इंटर कॉलेज की तरफ, अब बाजार की तरफ सभी जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कई लोग खरीदारी करने बाजार में आ रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी और दोपहर तक जाने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके तहत संयुक्त रूप से पुलिस के साथ, नगर पालिका के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। ऐसे व्यक्ति जो सड़क का अवरोध कर रहे हैं, सभी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भारत और नेपाल के संयुक्त प्रयासों से चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के पंचेश्वर में महाकाली नदी में एशिया का सबसे बड़ा लगभग 325 मीटर ऊंचा डैम प्रस्तावित है। डैम निर्माण में भारत और नेपाल की पहाड़ियों में टनल बनाने के काम में भी कुछ हद तक पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन नेपाल सरकार के विरोध के चलते फिलहाल 3 सालों से डैम निर्माण का काम रुका हुआ है। अगर भविष्य में डैम निर्माण होता है तो डूब क्षेत्र में चंपावत जिले का पंचेश्वर, पनार के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले का जौलजीबी, झूला घाट तक बड़ा क्षेत्र आ रहा है। वहीं डैम निर्माण में हजारों लोग विस्थापित भी होंगे और लाखों पेड़ों की बलि चढ़ेगी और कई ऐतिहासिक प्रजातियां विलुप्त भी हो जाएंगी। क्षेत्रवासियों का इस पर कहना है कि ये हमारे पूर्वजों की धरती है, यहाँ हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, इस जगह से हमारी पहचान है। हम किसी भी कीमत में अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ये डैम पीएम मोदी का सपना है। ये तो अभी यहाँ ये जो बरसात आई, इससे पूरी यहाँ की भौगोलिक स्थिति बदल गई है और इतने से ही मतलब कम पानी में ये ऐसा हो गया। और जो भी यहाँ की ज़मीन है ये कच्ची है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो मतलब यहाँ पर कार्य डैम का सोच समझ के होना चाहिए और पूरी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए होना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें पूरे आबादी वाले क्षेत्र हैं, चाहे पिथौरागढ़ का हो, चाहे नेपाल का एरिया हो, चाहे हमारे चंपावत का हो, जो भी हो मतलब भौगोलिक स्थिति को देखते हुए होना चाहिए, जिससे कि मतलब नुकसान न हो और प्राकृतिकता बनी रहे। यहाँ जो पंचेश्वर डैम बनने जा रहा है, जो कि एक इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर ये डैम प्रस्तावित है, लगभग 19वीं सदी से ये डैम का कार्य चल रहा है। अभी कोरोना काल से ये बंद हुआ है। तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा डैम जो बनने जा रहा है, इसकी हाइट लगभग 325 मीटर बताई जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया डूब क्षेत्र में आने वाला है। जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे पनार क्षेत्र है, घाट एरिया है, ये सब डूब क्षेत्र में आने वाला है। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जो पुरखों की ज़मीन है, जहाँ पर उनके पुरखों के मंदिर भी बने हुए हैं, वो अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि शासन का प्रशासन का कहना है कि उनको कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, लेकिन उनकी कई सारी इमोशंस, उनके जो फीलिंग्स है वो यहाँ के लोकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को ज्योतिर्मठ पहुंचकर ज्योतिर्मठ मूल निवासी स्वाभिमान संगठन और ज्योतिर्मठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नगर की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त ने आगे कहा कि ज्योतिर्मठ को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पूरी निष्ठा के साथ काम भी कर रही है। ज्योतिर्मठ में आपदा पुनर्वास कार्यालय स्थापित करने की मांग पर गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर आपदा पुनर्वास कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही आपदा पुनर्वास कार्यालय में एक तहसीलदार,
एक रजिस्ट्रार, कानूनगो और 2 अभियंताओं की तैनाती करने के आदेश भी दिए हैं। तो कोई ऐसा नहीं है और इसलिए आपको पता है कि जोशीमठ में कुछ भूधसाव की घटनाएं हुई थी, उससे रिलेटेड इश्यूज पर इनके डिस्कशंस थे। इनको बता दिया गया है जो सरकार कदम उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है। मुख्य रूप से जो हमारी DPR है वो लास्ट स्टेज में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि महीने भर के अंदर वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड सेल बनाने की बात थी यहाँ आपदा पुनर्वास का, उसका। इधर हल्द्वानी में प्रशासन ने ऑटो चालकों के सत्यापन शुरू कर दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों ऑटो में महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी और अन्य आपराधिक वारदातों के बाद लोगों के द्वारा लगातार ऑटो चालकों के सत्यापन की मांग उठाई गई थी, जिसके बाद से प्रशासन के द्वारा ऑटो चालकों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू की गई है। ऑटो चालकों को वर्दी पहने और उनके ID कार्ड के साथ ही उनके ऑटो की फिटनेस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें परमिशन दी जा रही है। हटा के दूसरी गाड़ी पे तो नहीं लगाया? नहीं, जैसे ऑटो वाहनों के सत्यापन की प्रक्रिया कल 7 अक्टूबर से प्रारंभ की गई है और इसमें प्रथम कल और आज जो है हमने 16 किलोमीटर के दायरे के जो परमिट जारी किए गए थे उनका हम सत्यापन कर रहे हैं। इसमें जो वाहन के प्रपत्र हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, वाहन का सत्यापन किया जा रहा है, उसमें जो पार्टीशन लगा है वो स्थायी है नहीं है, और इसमें स्टिकर लगाए जा रहे हैं। एक स्टिकर जो ब्लू कलर का है उसमें रूट का नंबर डाला गया है और दूसरा जो येलो कलर का है वो हम सत्यापन क्रमांक उसमें जारी किया गया है। नैनीताल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में और अन्य स्थानों पे वर्कशॉप कराई गई थी। उसके माध्यम से ऑटो चालकों के सत्यापन की काफ़ी वहाँ पर मांग आई थी। इसी साथ ही जो विभिन्न जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं हल्द्वानी के, उनके द्वारा भी समय समय पर इस तरह की मांग की जाती रही है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी की जाती है जब भी कोई घटना घटित होती है। उसी क्रम में परिवहन विभाग जिला प्रशासन के द्वारा ऑटो चालकों 3 व्हीलर्स के लिए एक SOP निर्गत की गई थी। उसके क्रम में हमारे द्वारा पुनः बैठक की गई और शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु मां भगवती के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की विधिवत तौर पर पूजा कर रहे हैं। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही, जहां श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कालरात्रि को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है और भक्तजन आज के दिन विशेष पूजा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तजन माता को फूल, धूप, दीप और विशेष भोग अर्पित कर उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। इसमें विशेष आपको दुर्गा कवच, अर्गला कवच और किला कवच का अवश्य पाठ करना होता है। आप अध्याय 6वां पढ़े, 7वां पढ़े, 9वां पढ़े, उसका कोई वो नहीं है। तो आप जो है माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए, ओम हिंकलिंग चामुंडाई का जाप करते हुए, अपने गुरुदेव का, इष्टदेव का जाप करते हुए माँ सरस्वती आपको विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। तो आप कालरात्रि माँ की पूजा बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही भाव से और विनम्र हृदय से करते हुए जय माता। जहां देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा के पावन नवरात्रों का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा, वहीं डोईवाला के केशवपुर स्थित दुर्गा मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना के साथ ही 201 कलश के साथ कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा की शोभा बढ़ाने और क्षेत्र में मां भगवती से सुख शांति की प्रार्थना करने डोईवाला के क्षेत्रीय विधायक ब्रिजभूषण गैरोला पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से कन्याओं को कलश प्रदान कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया है। इधर क्षेत्रीय विधायक ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए वहां पर टिन शेड के निर्माण की घोषणा भी की है। आज तो सबसे पहले तो मैं माँ दुर्गा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को माँ दुर्गा पूजा संपन्न की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दशहरा और दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर माँ दुर्गा 21वां माँ दुर्गा
पूजा का प्रोग्राम किया है और यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विधायक जी ने यहाँ पे मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए एक टीन सेट की भी घोषणा की। 151 कन्याएं हमारी जो है केशवपुरी की, ये हमारी कन्याओं का यहाँ पर उनका कन्या का उनको यहाँ पर पूजा जाता है। और मैं जो ये आयोजक हमारी कमेटी है दुर्गा जो हमारी समिति है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। आपके सभासद अमित जी को बहुत बधाई देता हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।